दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं टाइगर कहता हूं, शेर कहता हूं, सुनाई नहीं दिया भाई। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा। डरते किसी चीज से नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर। और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था
उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। नहीं नहीं, वो डब्बा दो, डब्बा दो। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले, जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा, प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में
कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती, इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है उसे नहीं मिल सकता। मैं अभी गया, अमेरिका गया, डैलस गया, डैलस में हमें फोन कॉल आता है, कहते हैं राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप? हम हरियाणा के युवा हैं। सॉरी, मुझे अभी बताया गया मथुराम जी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आई थी। तो डैलस गया, डैलस में मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए हैं। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं है। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए हैं। उसके बाद कहते हैं राहुल जी एक काम कीजिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं राहुल जी हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, 10 साल के लिए हम अमेरिका में फंसे हैं। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई है, यह हालत है हरियाणा की। राहुल जी आप जाइए, हमारे परिवारों से मिलिए और उन्हें कहिए कि हम ठीक हैं। मैंने कहा भैया आप वीडियो कॉल पे तो बात करते हो, मेरे जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं राहुल जी, वो हमारी बात मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाके उन्हें बताइए
कि हम ठीक हैं, हम अकेले हैं, सपना पूरा करने के लिए आए हैं, मगर ठीक है। तो वापस गया, सुबह सुबह करनाल गया, 20-25 परिवारों से मिला। अजीब सी बात है, वीडियो कॉल पर, कंप्यूटर पर, एक तरफ अमेरिका में हरियाणा के युवा, हरियाणा के भविष्य अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिल सकता, दूसरी तरफ उनके परिवार। बातचीत चल रही थी, मैं सवाल पूछ रहा था। एक मां मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को हर रोज अमेरिका में कोई आके पीटता है, एक्सीडेंट हो गया उसका, पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाई, मिल नहीं सकती उससे। और जब ये बातचीत कर रहे हैं, एकदम से एक चीख उठती है, चिल्लाता हुआ बच्चा भागता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, वापस आओ पापा, वापस आओ। पापा देखते हैं उसको, मुस्कुराते हैं, रोना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को 10 साल के लिए नहीं देखेगा। मगर हरियाणा के लोगों के जैसे, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता है वैसे, दिल के अंदर दर्द है, मगर चेहरे पे आंसू नहीं दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान ही दिखेगी। वैसे ही वो युवा रोते हुए बच्चे को कहता है, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अपने बच्चे से उसको झूठ बोलना पड़ता है, वापस नहीं आएगा, 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता है। बीजेपी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। यहां पे अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। आप अग्निवीर योजना की बात करते हो, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? नाम दे रखा, बड़ा सुंदर नाम दिया है, अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मोदी जी ने सोच के दिया है। देशभक्ति की भावना है, उससे खिलवाड़ करने का यह नाम है। उसको अग्निवीर योजना नहीं देना चाहिए नाम, उसका सच्चा नाम है अदानी योजना। उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, उनकी पेंशन में जाता था, उनके शहीद दर्ज में जाता था, उनकी कैंटीन में जाता था, वो पैसा डाइवर्ट करके अदानी जी के जेब में चला जाए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, आज शाम मीटिंग के बाद जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी का नाम लिखिए गूगल पे, उस पे आपको हथियार दिखेंगे, ड्रोन दिखेंगे, कारतूस दिखेंगे, राइफल दिखेगी, असॉल्ट राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब दिखेगी। एक भी हथियार अदानी ने नहीं बनाया है। सारे के सारे हथियार इजरायली कंपनी और अमेरिकन कंपनियों ने बनाए हैं। अदानी जी का लेबल है, जैसे अग्निवीर योजना लेबल दिया है, वैसे ही वहां पे अदानी डिफेंस लेबल दिया है। अदानी डिफेंस सिर्फ इजरायली हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है, अमेरिकन हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है। अग्निवीर से जवानों का पैसा छीना और अदानी डिफेंस के माध्यम से जवानों का पैसा अदानी जी के जेब में डाला। यही सिस्टम चल रहा है। चमकते हुए लेबल हैं,
अग्निवीर, अदानी डिफेंस, ये सब खोखले हैं। एक ही सच्चाई है, हिंदुस्तान में गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में डालना है। कैसे डालना है, किस प्रकार डालना है, यह है नरेंद्र मोदी का काम। काले कानून लाए, 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, स्टेट से कहा कि किसानों को फायदा होगा। देश के सारे किसान सड़क पे आ गए। अगर किसानों के फायदे के कानून थे तो किसान सड़क पे क्यों उतरे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर किसान को मालूम था कि ये जो काले कानून हैं, ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करने के कानून हैं। ये हमारा धन, हमारी मेहनत को छीनने के कानून है। और अच्छा हुआ कि किसानों ने ये कानून रुकवा दिए। हमने पार्लियामेंट में ये काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी आपसे पैसा निकाल सकते हैं, ये छीन के निकालेंगे। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। मैंने इनको अपना दोस्त बोला, मीडिया के मित्र हैं हमारे। ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा जाता है। हरियाणा में ड्रग्स फैल रहे हैं। 3000 किलो, 3000 किलो हेरोइन, जो मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। 3000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है। अदानी पोर्ट में मोदी जी ने कोई कार्रवाई की? कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? मोदी जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा किसके ड्रग्स हैं, कैसे पकड़े गए, मैं पकड़ूंगा। बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं? तो हरियाणा की माताएं 24 घंटा, अभी मैं लंच करके आया हूं, पहली बात उन्होंने बोली, राहुल जी हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। पूरा हरियाणा जानता कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो पकड़ा जाता है। यहीं तो आएगा वो ड्रग्स, यहीं तो आएगा। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मीडिया ने कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बोला कि अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है। शादी दिखा देंगे, डांस नाच गाना दिखा देंगे, मगर अदानी जी के वो
पोर्ट में ड्रग्स निकलेगा उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते। यह हिंदुस्तान और हरियाणा की सच्चाई है, इसे बदलना है और बदलने का एक ही तरीका है। कल भाषण में प्रियंका ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सब ने बोला कि लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए, सही बात है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मगर अगर हम किसान की इज्जत करें और 24 घंटा उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस इज्जत रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो भूखा मर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे पैसा चाहिए, सही बात। तो मैंने मन बना लिया है, मेरा एक ही काम है राजनीति में, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना पैसा मैं उठाकर किसानों को दूंगा, मजदूरों को दूंगा, गरीबों को दूंगा। मेरी सोच है कि भैया रिस्पेक्ट जब ही आती है, रिस्पेक्ट जब ही आती है जब जेब में पैसा होता है। पैसे के बिना रिस्पेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए अगर उसने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हम भी लाखों करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। हरियाणा में मैंने कहा बड़े युद्ध में ये छोटा युद्ध है। हरियाणा में हम शुरुआत कर रहे हैं महिला शक्ति योजना। 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। आप आज 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, चुनाव के बाद उसका दाम 500 रुपए होगा, 700 रुपए आपके जेब के अंदर एक्स्ट्रा। 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे हैं, ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। 2 लाख युवाओं को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार परमानेंट जॉब देने जा रही है। और भाइयों और बहनों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये जो नौकरियां हैं, 2 लाख नौकरियां हैं, ये 36 बरादरियों को मिलने वाली हैं। हरियाणा में 36 बरादरियों को न्याय के साथ ये 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये परमानेंट नौकरियां होंगी। किसान को हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और जो धान है जो आपका अभी खरीदा नहीं जा रहा है, चुनाव के एकदम बाद जो नई सरकार आएगी, आपका धान एकदम खरीदना शुरू कर देगी। 300 यूनिट बिजली फ्री में, और जैसे हमारा राजस्थान का प्रोग्राम था, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। किडनी का ऑपरेशन कराना हो, दिल का ऑपरेशन कराना हो, कैंसर हो, प्राइवेट अस्पताल में आपको 25 लाख रुपए तक मिलेंगे इलाज करवाने के लिए। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में गरीबी है। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान में 30-25 अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए पड़ा है उनके पास। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान की जनता गरीब है। हिंदुस्तान का किसान गरीब है, हिंदुस्तान का मजदूर गरीब है, मगर पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा इधर पड़ा हुआ है, बस पैसा ठीक से बांटना है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था
हरियाणा देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप आज आप क्राइम में नंबर 1 पे हो, क्राइम पे नंबर 1 पे हो, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो। आपको रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए। आपको रास्ता दिखाना चाहिए, देश को रास्ता दिखाना चाहिए, और आप दिखाते थे। पहले सारा का सारा देश हरियाणा की ओर देखता था, कहता था देखो हरियाणा में कैसा विकास हो रहा है। सही बात है, पूरा देश कहता था देखो हरियाणा में देखो क्या हो रहा है। वो हरियाणा हमें वापस चाहिए, सेफ हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा, प्रगति वाला हरियाणा। ये हम करवा के दिखाएंगे। आखिरी बात, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है इसको खत्म करो। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, और बीच में आजकल बीजेपी के ABCDEF टीम पड़ी हुई है। अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए, और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। जो हमारे टाइगर हैं, शेर हैं, शेरनियां हैं, आप हमारे लिए 24 घंटा लड़ते हो, अपना खून पसीना आप कांग्रेस पार्टी को दे देते हो, और शायद जितना कांग्रेस पार्टी को आपके लिए करना चाहिए शायद वो नहीं करती है, मगर तब भी आप बिना डरे, बिना पूछे लगे रहते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। आपने देखा, आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहता रहता हूं, भैया आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। पहले मोदी जी खड़े रहते थे, ऐसे भाषण होता था, कहते थे 56 इंच की छाती है। 56 इंच की छाती गायब कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता ने। चेहरा देखा आपने मोदी जी का? आजकल रंग बदल गया बिल्कुल। वो पुराने मोदी जी जो थे ना, वो गायब हो गए, नए मोदी जी आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को टाइट कर दिया। आप किसी से नहीं डरते, आप पीछे नहीं हटते, और आपने अंबेडकर जी, गांधी जी और आपने देश को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इसकी रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, यूपीए ने एक सेकंड में, अभी बोलता हूं। यूपीए सरकार ने यहां पे रेल कोच फैक्ट्री दी थी, और नरेंद्र मोदी जी ने उसको वाराणसी शिफ्ट किया है। यह भी आप भूलिए मत। यहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, वो आपके हाथों से छीना गया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं राहुल जी का बड़ौदा और गोहाना की जनता से बोलो। मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आपने हल्का बड़ौदा के मदीना गांव में जो जीरी लगाई, आज वो चावल के रूप में हम आपको देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, अब मैं आग्रह करूंगा हमारे